नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड खरा उतरा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 2023-24 रिपोर्ट में मिले 69वें अंक हासिल कर देश में उत्तराखंड को मिला पहला स्थान। एसडीजी के 16 बिंदुओं पर किया राज्य ने बेहतर कार्य। सीएम धामी ने दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं। पीएम के आशीर्वाद से प्रदेश को मिली उपलब्धि, ये सीएम धामी का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। नहीं, ये हमारे लिए चुनाव 2024 में बीजेपी ने देशवासियों से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार इसे देश में कब लागू करेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसे लेकर गंभीरता दिखाई है और शुक्रवार को यूसीसी रिपोर्ट साइट पर भी अपलोड कर दिया है, जिसमें मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया है कि कानून के तहत दरअसल ये है कि इधर विपक्ष इससे जनहित से जुड़े मुद्दों से भटकाने की कोशिश भी बता रहा है। कानून लागू होगा तो समाज में इससे क्या बदलाव आएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून अक्टूबर तक लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। शुक्रवार को नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर जा सकते हैं। ये 4 खंडों में वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपके माध्यम से जनता तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब वो 4 खंडों में रिपोर्ट और जो हमने एक्ट बनाया, जो संहिता बनी, उसके 2 खंडों में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण, ये सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट है, इस पे आज हम अपलोड करेंगे, जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध है। वो वेबसाइट है www.ucc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर आज यह रिपोर्ट अपलोड होगी और इस कार्यक्रम के बाद आप सभी लोग इसमें जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले ही दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया था कि अक्टूबर तक उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने देवभूमि की जनता से वादा किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो यूसीसी कानून लागू किया जाएगा, और अब सीएम धामी इसे लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और चुनावी वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह से गंभीर दिख रहे हैं। यही वजह है कि सीएम धामी कह रहे हैं पार्टी चुनावी वादों को लेकर काफी गंभीर है। हमारा ये वायदा था, ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि सामान्य जनता से, आम जनता से, देवभूमि की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा किया था, वो वायदा हमारा पूरा हो गया है। नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियां और कुप्रथाओं पर लगाम लगेगा। किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। बाल एवं महिला अधिकारों की सुरक्षा करेगा। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना प्रतिबंधित होगा।
सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल निर्धारित की गई है। वैवाहिक दंपति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे व्यक्ति की सहमति के अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने और गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। मैं यह तो स्पष्ट करना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप का एक मुख्य मुद्दा होता है कि प्रिवेसी किसी की भंग नहीं है, मुख्य मुद्दा। अपार्ट फ्रॉम हम रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने का उद्देश्य मुख्य रूप से उनको एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रदान करना है, खासकर बच्चियों को। उत्तराखंड में कानून लागू होता तो पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी बच्चे के माता के पास ही रहेगी। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगेगी। संपत्ति के अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। नाजायज बच्चों को भी उस दंपति की जैविक संतान माना जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और बच्चों का समान अधिकार होगा। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की संपत्ति में अधिकार को संरक्षित किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। लिव इन के लिए परिजनों को जानकारी देनी होगी। लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चों को उस युगल का जायज बच्चा ही माना जाएगा। उस बच्चे को जैविक संतान के तहत सभी अधिकार प्राप्त होंगे। अगर किसी परिवार में किसी महिला के पति का देहांत हो जाता है तो और बच्चे नहीं हुए हैं तो व्यवस्था थी कि भाई जो मृतक है उसके भाई से उसकी शादी की। इसी प्रकार से भूटिया समुदाय में रामबांग या रंगबांग बोलते थे, जिसमें कि अपने शादी के पार्टनर को कैसे चुना जाना, इसकी व्यवस्था। मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि इसके पीछे समिति ने जो कार्य किया वो क्या क्या मटेरियल देखा गया। अगर ये तो वैदिक काल की बात हो गई, बाद में आते हैं मीडिएवल इंडिया में, तो फिर मुस्लिम लॉ हमारे सामने आया। मुस्लिम लॉ का जो बेस है वो बेसिकली तो कुरान है। कुरान के बाद उनके हदीस, उनके सुन्ना और उस पर आधारित इज्मा, कियास, इस पर आधारित लॉ है। उसमें भी मुस्लिम समुदाय में भी 2 स्कूल हो गए, शिया और सुन्नी। सुन्नी में भी कई प्रकार के स्कूल्स हो गए। हमारे यहाँ जो व्यवस्था लागू है भारत में वो हनाफी स्कूल जो सुन्नी वाले मानते हैं, और इतना अशारी ये जो शिया समुदाय वाले मानते हैं। शिया समुदाय में भी कई स्कूल हैं। तो इनके सब के जो फैमिली लॉज हैं उसमें कुछ परिवर्तन, बेस तो वही है जो कुरान से आता है, लेकिन परिवर्तन कुछ है। इन सब का अध्ययन करने की कोशिश की। सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही तो विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यूसीसी से प्रदेश में कोई फर्क पड़ेगा। प्रदेश के लोगों को यूसीसी में कोई इंटरेस्ट होगा, ये केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। आज प्रदेश में सड़कें टूटी पड़ी हैं, मार्ग बाधित हैं। उत्तराखंड में लोगों के सिर पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। प्रदेश में इस वक्त तमाम व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, लेकिन उसे सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इधर उधर की बातें करके जनता का ध्यान भटकाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। देखिए क्या फर्क पड़ना है उससे, पब्लिक में उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को लगता नहीं। ये केवल और केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। मंदिर, मजार, मस्जिद, मदरसे, इसके अलावा इस सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं। इकोनॉमी में कुछ नहीं कहते। आज 66,000 रुपीज़ के कर्जे में प्रत्येक नागरिक उत्तराखंड का है। जितने राज्य नए बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा कर्जे में अगर कोई राज्य है तो वो उत्तराखंड राज्य पर कैपिटा के हिसाब से। और सड़कें टूट रही हैं, तमाम 100 के आसपास सड़कें इस समय पूरे प्रदेश की टूटी हुई हैं, उस ओर को सरकार का ध्यान नहीं है। लोगों की नौकरियां चलेगी, उस ओर को सरकार का ध्यान नहीं है। लोगों की खेती बाड़ी डूब गई, उस ओर को सरकार का ध्यान नहीं है। पूरा खटीमा, उधम सिंह नगर डूबा पड़ा है, उसकी सरकार को चिंता नहीं है। जोशीमठ 3 दिन तक टूटा पड़ा है। केदारनाथ में वो हालत है, बद्रीनाथ में हालत खराब है, यमुनोत्री में हालत खराब है, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है इन चीज़ों के लिए। और ऐसे में चाहे ट्रिपल ये लाएं चाहे वो लाएं, कुछ नहीं होने वाला। जनता जिस ओर को ध्यान ही नहीं देती, केवल उस ओर को फोकस है। अच्छी बातें घुमा फिरा के बातें करने के अलावा बीजेपी कुछ नहीं करती। हकीकत यह है कि जो मंगलौर में हुआ है, पुलिस का जो कुरूप चेहरा मंगलौर में देखने को मिला, हकीकत यह है। यूसीसी लाएंगे और मंगलौर करेंगे तो फायदा क्या है?
यूसीसी की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिलने के बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी देने के साथ ही 7 फरवरी को विधानसभा से इसे पारित किया गया था। यूसीसी रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए इसमें संबंधित नियम तैयार करने की जरूरत थी, जिसको देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने 10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया था। रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन करने के साथ ही सरकार ने यूसीसी को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद राज्य सरकार ने 12 मार्च 2024 को यूसीसी का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इसी के साथ ही रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यूसीसी को लागू करने के लिए नियम तैयार कर रही है, जो कि लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। मैं उस समिति की बात कर रहा हूँ। 180 से ज़्यादा बैठे हैं इसकी, और मुख्य समिति जो थी मेन समिति, उसकी 73 आई थिंक 70-75 बैठकें उनकी हुई। जो सजेशंस आए थे उसको हमने फ्रॉम फील्ड विजिट, सजेशंस रिसीव इन यूसीसी ऑफिस और सजेशंस रिसीव फ्रॉम स्टैट्यूटरी कमीशन, इस प्रकार की चीज़ों में विभक्त किया है। अगर आप इसको हमने प्लेस ऑफ ओरिजिन, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जैसा आप पूछ रहे थे, उसमें भी विभक्त किया है। अगर आप देखेंगे तो प्लेस ऑफ ओरिजिन में गढ़वाल से सबसे ज़्यादा है, 76% हमारे जो सजेशंस आए गढ़वाल से आए हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार से 44% हरिद्वार से हमारे सजेशंस हैं। जस्ट केवल आपकी जानकारी के लिए ये भी पूछा गया, ये भी उसमें देखा गया कि क्या यूसीसी डिज़ायरेबल है या नहीं डिज़ायरेबल है, इसके बारे में भी लोगों ने कहा। तो जो फिजिबिलिटी, जो ओवरऑल अगर आप डेटा पॉइंट ले लें तो लगभग 50% लोगों ने कहा डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल। जबकि फील्ड विजिट में जब हम गए तो 96% लोगों ने कहा ये डिज़ायरेबल। तो डेटा में ना थोड़ी सी डेटा को आँख मूंद के मत पढ़िएगा, मैं केवल आपका ध्यान इसमें आकर्षित कर रहा हूँ। इस प्रकार से डेटा की इसमें एनालिसिस की गई है। रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने मैनिफेस्टो में देश की जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद देश भर में यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार वादा कब पूरा करेगी कहना मुश्किल है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी ने वादा पूरा किया है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड के यूसीसी को केंद्र सरकार देश भर में लागू करने पर विचार कर सकती है। हालांकि इसे देश भर में लागू करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि केंद्र में इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है और मौजूदा वक्त में विपक्ष भी बहुत मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। जोशीमठ जोगीधारा के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। 4 दिनों से बाधित बद्रीनाथ हाईवे बीआरओ की कड़ी मेहनत से खोल दिया गया है, जिसके चलते तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है और बीआरओ का आभार भी व्यक्त किया है। बता दें कि प्रशासन मुस्तैदी के साथ स्लाइड जोन पर निगरानी करते हुए वाहनों को एक एक करके पार कराया जा रहा है। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अभी प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, जिस तरह से चारधाम यात्रा में भी तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और मौसम की मार भी देखने को मिल रही है? विशाल जी, देखिए 4 दिनों के जद्दोजहद के बाद आखिरकार बीआरओ ने ये जो ऑपरेशन जोशीमठ हाईवे था इसमें सफलता पाई है और लगभग 3000 तीर्थयात्री जो है नए वाहनों के साथ दोनों छोर से आर पार हो चुके हैं और आज भी खुशनुमा मौसम के बीच यात्रियों के आवाजाही का सिलसिला जारी है और बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से नियमित चल रही है। हालांकि पिछले 48 घंटों से विद्युत आपूर्ति जरूर बाधित हुई है, क्योंकि 66 केवी का जो लाइन है वो फोल्डर गिर से कई जगह बाधित हुआ है। तो ये जो है अपडेट अभी है कि 48 घंटों से पूरा जोशीमठ क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है। लेकिन जिस तरह से 4 दिनों में बीआरओ ने बिल्कुल आधा दर्जन कटर मशीनें इनकी लगी हुई थी, मैन पावर लगे हुए थे और बीआरओ के जो कमांडर स्तर के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, वो खुद मौके पे डटे हुए थे। 4 दिनों के बाद बिना किसी क्षति के जो है मार्ग खोल दिया गया और इसको लेकर के तीर्थयात्रियों ने भी बीआरओ का आभार जताया है। और इन 4 दिनों में सेना से लेकर के आईटीबीपी, सेना, व्यापार संघ और अन्य जो सामाजिक संस्था है उन्होंने जोशीमठ में भंडारे की पूरी व्यवस्था की गई थी ताकि तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। और एक अच्छा मैसेज जो है जोशीमठ बद्रीनाथ चारधाम यात्रा से यात्रियों में जाए, उसको लेकर के प्रशासन ने बिल्कुल पूरी तैयारियां की हुई थी। और
आज जो है बिल्कुल खुले मौसम के बीच सुचारू रूप से इस जो बाधित हाईवे था इसको इस पे जो है पैदल आवाजाही से लेके वाहनों की पूरी बड़े वाहनों की आवाजाही भी जो है सुचारू रूप से चल रही है और निर्विघ्न रूप से जो है हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो है बिल्कुल सही ढंग से सुचारू रूप से चल रही है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पिछले हफ्ते चंपावत जिले में हुई भारी बारिश से बड़कोट ब्लॉक की नदेड़ा सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग को सूचना देने के बाद भी सड़क को नहीं खोला गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आवाजाही करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभाग की कार्यप्रणाली से आक्रोशित युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता नवल किशोर जोशी के नेतृत्व में सड़क को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रशासन से जल्द क्षेत्र की सड़कों को खोलने की मांग की है। दो दिन पहले ही दिल्ली के बुराड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के निर्माण की नींव रखी थी, जिसे लेकर अब प्रदेश में सियासत हो रही है। विपक्ष का कहना है कि यह शर्मनाक है। इन्हीं वजहों से बीजेपी अयोध्या सहित कई सीटें हार गई थी। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम निर्माण को लेकर उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि पंडा पुरोहितों में भी नाराजगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि यह शर्मनाक है। इनकी हरकतों की वजह से भगवान राम ने इनको सजा दी और यह अयोध्या के अगल बगल की 6 सीट हार गई। कि केदारनाथ धाम में 230 किलो सोने की चोरी की बात हम सब ने उठाई थी, इसके बावजूद भी आज तक जांच नहीं बैठी और अब यहाँ से बिना इजाजत के हमारी शिलाएं लेकर जा रहे हैं और उसके लिए भी उस दिन का चयन किया गया जिस दिन गढ़वाल में 5 सपूत शहीद हुए। देखिए, ये शर्मनाक है और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से भगवान रामलला ने इनको पनिशमेंट दी। ये अयोध्या हारे, या अयोध्या की अगल बगल की 6 सीट हारे। यहाँ केदारनाथ में जब 223 किलो सोने की चोरी की बात हम सब ने उठाई, उसके बावजूद आज तक जांच नहीं बैठी और अब यहाँ से बिना इजाज़त के हमारी शिलाएं लेके जा रहे हैं। वो भी उस दिन का चयन किया गया जिस दिन हमारे 5-8 गढ़वाल के कुमाऊं शहीद हुए। 8 गढ़वाल के 5 नौजवान शहीद हुए, उस दिन हमारे यहाँ से शिलाएं ले गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि ना पंडा, ना पुरोहित, ना आध्यात्मिक गुरुओं किसी से पूछने की इन्होंने जहमत नहीं उठाई। धर्म का नुकसान और इतनी ज्यादा बेइज्जती धर्म की अगर किसी ने की है तो वह बीजेपी ने की है। विश्व प्रसिद्ध 4 धामों की गरिमा को कम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की सरकारें सनातन को लेकर मनमानी व्याख्या क्यों कर रही है? चारों शंकराचार्यों से इस बारे में अनुमति ली गई या नहीं ली गई, इस बारे में भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ना पंडू से, ना पुरोहितों से, ना पुजारियों से किसी से इस विषय में चर्चा नहीं हुई और इससे ज्यादा बेशर्मी की क्या बात होगी। धर्म की बात करके धर्म का सर्वाधिक नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि दिल्ली में भगवान केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर कांग्रेसियों की चिंता राजनीति से प्रेरित है। मनवीर चौहान ने कहा कि हमेशा तुष्टीकरण के लिए सनातन की आलोचना करने वाले कांग्रेसी आज सनातन पर ज्ञान बांट रहे हैं, जो कि हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधियों के इस व्यवहार को देश की जनता भली भांति जानती है। मुझे लगता है कांग्रेस को सनातन से बहुत, मुझे लगता है एक तरह से घृणा वो करने लगे हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं अपने घर में भगवान केदारनाथ जी हों, बद्रीनाथ जी हों, गंगा जी हों, यमुना जी हों, अपने घर में मैं पूजा करता हूँ, अपने इष्टदेव की मैं पूजा करता हूँ। उनकी प्रतिमा फोटो लगा के अपने घर में हर व्यक्ति पूजा करता है जो सनातनी होगा। लेकिन कांग्रेसियों के जो विचार हैं, जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो लगातार हमेशा सनातन को लेकर के विरोध करते आए हैं, जो सनातन के विरोध में हमेशा बोलते आए हैं और कहीं न कहीं सनातन के प्रति जो घृणा उनके मन में है वो भावनाएं उनकी प्रकट हो रही हैं। अगर बद्रीनाथ जी का या केदारनाथ जी का मंदिर कोई संस्था दिल्ली में बनाना चाहती है और मान लीजिए कोई अमेरिका में भी कोई रहता है और मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ पे अगर मैं प्रतीक के रूप में भगवान केदारनाथ जी को पूजना चाहता हूँ तो कांग्रेस वालों को क्या आपत्ति है? मुझे तो इस बात का उनको जवाब उनको देना चाहिए।
दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के बुराड़ी श्री केदारनाथ धाम का भूमि पूजन का शिलान्यास किया था। इस दौरान सीएम धामी ने कहा था कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के निर्माण से शिव भक्तों की मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने कहा कि बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस क्षेत्र का कनेक्शन महाभारत काल से भी है। सीएम ने कहा कि बुराड़ी की पावन धरती पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदार का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर से शिव भक्तों और सनातन संस्कृति की आस्था को बल मिलेगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन, मानव को महादेव, समाज को अध्यात्म और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ेगा। भाइयों बहनों, ये बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और मैं अनेक समय पर यहाँ बुराड़ी में बहुत वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। आज निश्चित रूप से ऐसे शुभ अवसर पर आने पर मुझे आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतना विशाल आयोजन यहाँ पर आप सबके द्वारा किया गया है। पुराणों में उल्लेख आता है कि पहले इस क्षेत्र का नाम मुरारी घाट हुआ करता था और जो बदलते ये बुराड़ी हो गया। यहाँ पर स्थित खंडेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में एक पौराणिक और एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। लोकसभा चुनाव से पहले जब अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी कई शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया था। साथ ही विपक्ष ने विरोध किया था और अब दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ धाम को लेकर विरोध हो रहा है। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसे लेकर पंडा पुरोहितों और विपक्ष में नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।